हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिसिया क्लासेस। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का सेकंड लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री में। एंशिएंट पूरा मैंने खत्म करा दिया है, जितना प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जा करके प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है बंगाल और अंग्रेज के बीच में जो संघर्ष हुआ, वो चीज देखेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है बुक, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको बार बार आप लोगों को याद करना होगा। तो हम लोग, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, मेंस के लिए मैं दूसरा लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो उसको मैं पढ़ाऊंगी पूरा टॉपिक वाइज। पहले हम लोग प्रीलिम्स का पढ़ लेते हैं। ठीक, तो बंगाल और अंग्रेज, देखिए बेसिकली होता क्या था कि बंगाल जो था उस टाइम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था। तो अंग्रेज क्या थे, अंग्रेजों का शासन करना कोई मतलब एम नहीं था, उद्देश्य नहीं था कि इंडिया में आकर के हम शासन करें। वो क्या, वो व्यापार करते थे। ठीक है, व्यापार करके वो बहुत सारा धन इकट्ठा करके अपने देश ले जाना चाहते थे। मसाले वसाले सब ले जाना चाहते थे। तो वो क्या करते थे, वो व्यापार करते थे। तो बंगाल उस टाइम बहुत शक्तिशाली शासक मतलब राज्य था। तो वहां के जो शासक थे वो भी बहुत शक्तिशाली थे। तो वो रुकावटें पैदा कर रहे थे। ठीक है, उनके बीच में आ रहे थे। तो वो क्या, उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि भाई हम लोग क्या करें, बंगाल पे अगर अधिकार कर ले तो हम फ्रीली यहाँ से व्यापार कर पाएंगे। इस वजह से बंगाल और अंग्रेज के बीच में युद्ध हुए। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग देख लेंगे कि प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ता गया। फिर 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद जो है क्या होता है, कंपनी, उसके पहले तक जो है कंपनी शासन करती है। ठीक है, कंपनी के रूल चलते हैं। फिर लेकिन जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो वो ब्रिटिश सीधे अपने ब्रिटिश जो क्वीन रहती है वो सीधे अपने हाथ में ले लेती हैं, बोलती हैं मैं यहाँ से इंडिया का शासन चलाऊंगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग चलिए पढ़ते हैं बढ़िया से। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए, कुछ फैक्ट याद करना होगा हम लोग को। तो पहला जो है वो कलकत्ता की नींव किसने रखी, यानी कलकत्ता की स्थापना किसने की, तो जॉब चार्नॉक ने किया था। ठीक है, तो जॉब चार्नॉक ने कलकत्ता की स्थापना की। अब देखिए, मुगल प्रांतों में बंगाल जो था वो सर्वाधिक संपन्न था। सबसे मतलब ज्यादा संपन्न राज्य कौन था, बंगाल था। शाह सूजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को निशान यानी कि व्यापारिक छूट प्रदान किया। तो सबसे पहले 1651 में शाह सूजा ने अंग्रेजों को निशान, यानी कि निशान का मतलब व्यापारिक छूट प्रदान किया, क्योंकि वो व्यापार करने ही आए थे। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ पे 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, सुतानुती है, कालीकट और गोविंदपुरी की जमींदारी प्राप्त की। तो किसकी किसकी सबसे पहले जमींदारी प्राप्त की, तो सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुरी की जमींदारी प्राप्त की। और फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। तो 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ कहाँ की जमींदारी प्राप्त की और फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। फिर उसके बाद क्या होता है, प्लासी। क्या देखिए, प्लासी की लड़ाई से पहले हम लोगों को ये समझना इंपॉर्टेंट होगा, सिराजुद्दौला के बारे में समझना इंपॉर्टेंट होगा। पहले क्या होता है कि अलीवर्दी खां रहते हैं। ठीक है, अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब रहते हैं। और उनकी मतलब उनके कोई बेटे नहीं रहते, उनकी 3 बेटियां रहती है। तो उनकी जो छोटी वाली बेटी रहती है, उनका जो बेटा रहता है उनका नाम रहता है सिराजुद्दौला। तो उनको वो काबिल समझते हैं और उनको गद्दी पे बैठा देते हैं, यानी कि बंगाल का नवाब इनको बना देते हैं, सिराजुद्दौला को। फिर इसकी वजह से होता क्या है कि इनकी जो 2 मौसियाँ रहती हैं, उनके जो बेटे और मौसी, ये लोग भी दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, तो वही इनके मेन जो दुश्मन रहते हैं वो सिराजुद्दौला के वही लोग रहते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की जब मृत्यु होती है, तो उसके बाद ये जो है बैठते हैं, सिराजुद्दौला जो है ये नवाब बनते हैं बंगाल के। फिर उसके बाद क्या होता है, इनके विरोधियों में कौन थे, शौकतगंज थे जो पूर्णिया के नवाब थे, और मौसी घसीटी बेगम थी, इनकी ही मौसी थी घसीटी बेगम, वो भी इनके विरोधियों में थी। और जो सेनापति था मीर जाफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसका रोल हम लोग प्लासी में देखेंगे। ठीक है, तो मीर जाफर भी इनके विरोधी थे, जो कि इनके सेनापति ही थे। ठीक, और होता क्या, 2 घटनाएं होती हैं सिराजुद्दौला के समय, बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं, जो कि प्लासी के युद्ध के लिए मतलब जिम्मेदार हैं वो घटनाएं। ठीक है, उसमें से सबसे पहले जो घटना है वो है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या होता है कि 20 जून 1756 ईस्वी में सिराजुद्दीन या सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज को काल कोठरी में बंद कर दिया। मतलब एक छोटा सा कमरा रहता है, बहुत छोटा सा कमरा रहता है, उसमें 146 अंग्रेज को बंद कर देते हैं, जिसमें से कि मतलब बहुत ज्यादा लोग जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, सांस मतलब दम घुटने की वजह से। ठीक है, तो ये ब्लैक होल की घटना है। तो फिर अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पूछ लेता है ब्लैक होल ट्रेजेडी किससे संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है, सिराजुद्दौला से संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे होता क्या है कि अलीनगर की संधि कब होती है, तो 1957 में होती है। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अलीनगर की संधि होती है। ठीक है, इस घटना के बाद होती है अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और
ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अब जो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी है, ये किसको जन्म देता है? प्लासी की लड़ाई को। जो प्लासी का लड़ाई होता है, प्लासी का युद्ध होता है, उसको जो है जन्म देता है। अब देखिए सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में क्या होता है? प्लासी की का युद्ध होता है। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए डेट के साथ याद कीजिएगा, 23 जून 1757, ठीक है। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है। कब कालकोठरी में बंद करते हैं? 1756 में बंद करते हैं, ठीक है। फिर होता क्या है, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच क्या होता है? सिराज की हार, मतलब ये युद्ध होता है प्लासी का, और इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव जो होता है वो जीत जाता है। रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है, सिराजुद्दौला की हार होती है। परिणाम क्या निकलते हैं इस युद्ध के? तो इस युद्ध के बाद जो ल्यूक स्क्राफ्टन रहते हैं को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है। तो ये इसका परिणाम होता है। अब यहाँ पे जो होता है 28 जून 1757 को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। उसने क्लाइव को उमरा की उपाधि मतलब मुगलों से दिलवाई थी। अब होता क्या है कि देखिए ये जो प्लासी की लड़ाई होती है उसमें क्या होता है, ये जो सिरा मीर जाफर है, मीर जाफर किसका सेनापति रहता है? देखिए यहाँ पे जो मीर जाफर लिखा है, मीर जाफर सिराजुद्दौला का ही सेनापति रहता है, लेकिन वो क्या रहता है? विरोधी रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, विरोधियों में मीर जाफर। तो होता क्या है कि सिराजुद्दौला के और भी जो सेनापति रहते हैं, जब प्लासी की लड़ाई होती है तो इनके पास सेना बहुत अधिक रहती है, ठीक है। मतलब क्लाइव की तुलना में इनके पास बहुत ज्यादा सेना रहती है, लेकिन जो इनके सेनापति रहते हैं वो धोखा दे देते हैं। वो क्या करते हैं, जो मीर जाफर रहता है वो मिल जाता है क्लाइव से, ठीक है। और पूरी जो सेना के साथ अपने वो पलट के क्लाइव के साइड हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इनकी हार हो जाती है। तो जब हार हो जाती है तो क्या अंग्रेजों ने इनसे बात किया रहता है कि भाई अगर हम जीतेंगे, मतलब क्लाइव बोलता है सिराज इनसे, मीर जाफर से, कि अगर मैं जीता तो क्या होगा, अंग्रेजों की मतलब जीत हुई तो इनको बना दिया जाएगा नवाब। तो उसी के बाद क्या होता है, ये नवाब बन जाते हैं बंगाल के, ठीक है। तो ये चीज याद कीजिए, 28 जून 1757 को ये नवाब बनते हैं। कब युद्ध होता है प्लासी का? तो 23 जून 1757 को होता है। ईयर याद करते चलिएगा और डेट के साथ याद कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका परिणाम क्या होता है? तो यदुनाथ सरकार के अनुसार 23 जून 1757 को भारत के मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का आरंभ हो गया। ये आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अंग्रेजों को तात्कालीन जो सैनिक और वाणिज्य लाभ हुआ। कंपनी का जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया। बहुत बड़ा मुद्दा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ उसके परिणाम में अंग्रेजों को क्या लाभ मिले। तो ये बहुत बड़ा लाभ इनको मिलता है। क्या मिलता है? जो तात्कालिक जो सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ मिलता है। सैनिक यानी कि मीर जाफर ही इनके, मतलब इन्होंने मीर जाफर को ही बनाया रहता है। मीर जाफर के जितने पूरे सैनिक रहते हैं वो सारे अंग्रेज की साइड ही रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी का जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, जो कि तीनों जो राज्य हैं वो व्यापार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट राज्य थे उस टाइम में, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाते हैं मीर कासिम। तो मीर जाफर के बाद मीर कासिम बनते हैं बंगाल के नवाब। अब 1760 ईस्वी में बंगाल के नवाब ये बनते हैं। राजधानी को या क्या करते हैं, ये थोड़े से क्या रहते हैं, स्मार्ट रहते हैं, मतलब चालाक रहते हैं। ये समझ जाते हैं अंग्रेजों की चालबाजियां। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले जो राजधानी रहती है उसको मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली, मतलब लेते हैं, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं अंग्रेजों से, ठीक है। तो कहाँ से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। कौन करता है? मीर कासिम। मुंगेर में इन्होंने तोप बंदूक निर्माण हेतु कारखाना निर्माण करवाया। तो मतलब बंदूक, तोप के निर्माण के लिए, बंदूक निर्माण के लिए इन्होंने कारखाने का निर्माण कराया था। किसने? मीर कासिम ने। कहाँ पे? मुंगेर में कराया था, ठीक है। इसने अंग्रेजों के व्यापारिक दुरुपयोग को रोकने की कोशिश भी की थी। व्यापारिक दुरुपयोग का मतलब ये हुआ कि जैसे जो व्यापार करते थे उसमें लोग अपना पर्सनल भी व्यापार करने लगे थे, ठीक है। जो कंपनी का व्यापार होता था वो तो ऑफिशियल होता था, लोग जो कंपनी के रहते थे वो अपना भी पर्सनल वो व्यापार करने लगे थे, ठीक है। तो उसको इन्होंने रोकने की कोशिश की थी। जुलाई 1763 ईस्वी में कंपनी ने इसने बर्खास्त कर मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया था। तो मतलब इनको हटा करके, क्योंकि इनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था अंग्रेजों को, तो उन्होंने क्या किया कि मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया, ठीक है। तो ये चीज आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आता है, देखिए जो प्लासी की लड़ाई होती है उसके बाद आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को होता है। ये इंपॉर्टेंट है डेट इसका, ठीक है। इसमें जो सेनापति रहते हैं वो हेक्टर मुंडो रहते हैं। अंग्रेज के सेनापति कौन रहते हैं? हेक्टर मुंडो रहते हैं। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मदद की थी। तो देखिए किस युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों ने मदद की थी? तो बक्सर के युद्ध में मदद की थी। अब यहाँ पे इंडिया से कौन कौन थे? तो देखिए भारत, जो मीर कासिम, अवध के नवाब और सिजाउद्दौला थी। तो देखिए मीर कासिम को वो बर्खास्त कर देते हैं अंग्रेज, और किसको? मीर जाफर को बैठा देते हैं।
फिर अवध के नवाब रहते हैं और शुजाउद्दौला रीति रहते हैं। ये तीनों लोग एक गुट बनाकर अंग्रेजों से लड़ते हैं, यही बक्सर का युद्ध कहला जाता है, ठीक है। फिर होता क्या है कि इन लोगों को हार मिल जाता है और बक्सर के युद्ध में क्लाइव रहता है, तो वो जीत जाता है, मतलब हेक्टर मुंडो सेनापति रहते हैं, वो जीत जाते हैं। इसमें क्या होता है, इनके जो है अंग्रेज का शासन और ज़्यादा मतलब मजबूत हो जाता है, ठीक है। अब देखिए प्लासी के युद्ध ने जहाँ अंग्रेजों की बंगाल में प्रभुता स्थापित की, वहीं बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति बना दिया। तो अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, अंग्रेजों ने बंगाल में प्रभुता अपनी स्थापित कर ली थी, वहीं बक्सर के युद्ध में कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति बना दिया, यानी कि ये पूरे इंडिया में इनका कब्जा होने लगा, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, इसके परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि होती है, ठीक है। इलाहाबाद की संधि किसके साथ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अवध के नवाब के साथ होती है इलाहाबाद की संधि। इसमें प्रावधान क्या रहते हैं कि जो अवध के नवाब हैं उनको कंपनी को 50 लाख रुपया क्षतिपूर्ति देना होगा। इलाहाबाद और जो कड़ा यानी कि कोरा जो ये मुगल शासक को देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखिए है ना, अवध के नवाब और मीर कासिम और शुजाउद्दौला देती है, ठीक है। तो क्या होगा, इलाहाबाद और कड़ा किसको देना पड़ेगा, मुगल शासक को देना पड़ेगा। जरूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता देनी पड़ेगी। बनारस के जो जमींदार हैं को उनकी एस्टेट का पूर्ण अधिकार देना होगा। अंग्रेजों ने नवाब के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार लिया तथा उसकी सीमा की रक्षा हेतु सैनिक मदद हेतु राजी हो गए। तो मतलब नवाब की सीमा को पहचाने ये इन्होंने ये कहा कि आपकी रक्षा के लिए हम सैनिक जो है भेजेंगे, सैनिक भेजने में मदद करेंगे, लेकिन जो सैनिक का पूरा खर्च है वो सारे नवाब ही उठाते थे, ठीक है, उनको देना पड़ता था। अब यहाँ पे जो होता है शाह आलम द्वितीय के साथ जो संधि होता है वो होता है 16 अगस्त 1765। तो देखिए वही चीज है, इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब के साथ होता है, तो ये प्रावधान रहता है। शाह आलम द्वितीय के साथ जो होता है उनके लिए ये प्रावधान रहता है। तो इसमें क्या होता है, शाह आलम द्वितीय के लिए शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गए। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। तो कंपनी को क्या, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। अंग्रेजों का दीवानी एवं बंगाल के राजस्व एवं वित्तीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि अंग्रेजों का दीवानी और बंगाल के राजस्व यानी कि टैक्स कलेक्ट करना, वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण कब होता है, तो ये होता है बक्सर के युद्ध के बाद होता है, यानी कि इलाहाबाद की संधि में होता है, जो कि कब होता है, 16 अगस्त 1765 ईस्वी में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। फिर आता है भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण। तो भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण ये मेंस में आप पॉइंट डाल सकते हैं कि क्या कारण था कि जो भारत में अंग्रेज जो है वो सफल हुए। तो पहला जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी निजी कंपनी थी जिसका मुख्य जोर प्रतिस्पर्धा पर था। तो निजी कंपनी थी यानी कि प्राइवेट कंपनी थी, इसमें क्या था कि प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा, जहां भी कंपटीशन ज्यादा है वहां पे ग्रोथ बहुत होता है, ठीक है। तो ये चीज था। दूसरा जो है वो है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी उस टाइम। इस वजह से भी भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण, मतलब पहले तो कंपटीशन था, वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। दूसरा क्या था, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये भी कारण था। तीसरा था अंग्रेजों द्वारा सेना पर अधिक व्यय किया जाना। तो अंग्रेजों ने सेना पे अधिक व्यय किया था, इसलिए उनकी जो सेना थी वो कम होते हुए भी इंडियन के सेना से, मतलब भारत बंगाल के सेना से कम होते हुए भी वो लोग जो तकनीकी का यूज किए थे, जो टेक्निक्स यूज किए थे, उससे क्या हुआ था, वो इंडियन जो बंगाल के सेना थे उनसे बहुत आगे निकल गए थे, ठीक है। तो अधिक वो खर्च करते थे सेना पे। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे नौसैन्य सर्वोच्चता और सैन्य कौशल एवं अनुशासन उनके में था, ठीक है, डिसिप्लिन। और पुर्तगाली एवं डच ईसाइयत के प्रचार पर अधिक केंद्रित थे। तो किस पे केंद्रित थे, पुर्तगाली एवं डच ईसाइयत के प्रचार पे वो अधिक केंद्रित थे। तो ये चीज है भारत में अंग्रेजों की सफलता के कारण, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आंग्ल मैसूर वॉर होता है, ठीक है। आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको एकदम एज इट इज याद करना होगा आपको सन के साथ। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो कब से कब तक होता है, 1767 से लेकर के 1769 तक होता है, ठीक है। 1767 से लेकर 1769 तक होता है। अब यहाँ पे हैदर अली और अंग्रेज के बीच में ये प्रथम मैसूर वॉर होता है। तो आंग्ल मैसूर वॉर प्रथम किसके बीच में होता है, हैदर अली और अंग्रेज के बीच में होता है। अंग्रेज इसमें अप्रैल 1759 ईस्वी में, सॉरी 69 ईस्वी में मद्रास की संधि होती है, ठीक है। मद्रास की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर समाप्त हो जाता है, जिसमें हैदर अली की जीत होती है, मतलब हैदर अली जीतते हैं। तो किस संधि के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर खत्म होता है, तो मद्रास की संधि के साथ खत्म होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है आपका 1780 से 1784 ईस्वी में होता है। इसमें भी हैदर अली शुरुआत करते हैं, मतलब हैदर अली और अंग्रेज के साथ होता है। इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। ये चीज याद कर लीजिएगा, 1780 से 84 के बीच में गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है। फिर तात्कालीन कारण, मतलब किस कारण से द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर हुआ? तो अंग्रेजों द्वारा माही पर कब्जा किया जाना। तो अंग्रेजों द्वारा माही पर कब्जा किया जाना, माही किसके एरिया में रहता है? ये रहता है हैदर अली के कब्जे में। तो उस पर कब्जा कर लेते हैं तो हैदर अली को ठेस पहुंचता है और ये क्या होता है? द्वितीय द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर शुरू हो जाता है। युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, 1780 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी मृत्यु के बाद भी इनके बेटे टीपू सुल्तान जो रहते हैं उन्होंने मार्च 1784 तक क्या किया? युद्ध किया और फिर मैंगलोर की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। तो द्वितीय जो आंग्ल मैसूर वॉर है मैंगलोर संधि के साथ खत्म होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर वॉर मद्रास की संधि के साथ खत्म होता है। एकदम इसको रट जाइएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। फिर तृतीय जो देखिए, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तृतीय आंग्ल मैसूर वॉर कब होता है? 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी तक होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस रहते हैं उस टाइम गवर्नर जनरल, और टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में ये युद्ध होता है। क्यों? क्योंकि 1780 ईस्वी में ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद ये कहाँ पे होता है? तो ये मतलब किस मुद्दे पे होता है? तो त्रावणकोर के मुद्दे पर ये युद्ध होता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर वॉर कब खत्म होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होती है? 18 मार्च 1792 को होता है। इसी समय ये फिर इसकी संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे हैदर अली के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो हैदर अली 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किए गए थे। 1761 ईस्वी में मैसूर के शासक बने थे। तो हैदर अली मैसूर के शासक कब बने थे? 1761 ईस्वी में बने थे। फिर आते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। 1750 से 1799 श्रृंगेरी मंदिर और देवी शारदा की जो मूर्ति है उसकी स्थापना एवं मरम्मत कराई थी टीपू सुल्तान ने। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान को कहा जाता था। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम इनकी राजधानी थी। ठीक है। में स्वतंत्रता का इन्होंने वृक्ष लगाया था। जैकोबियन क्लब का गठन इन्होंने ही किया था। किसने जैकोबियन क्लब का गठन किया था? तो टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब का गठन किया था। किसकी मदद से किया था? तो फ्रांसीसी सैनिक की मदद से इन्होंने जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी 1797 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। भारत में जो रॉकेट तकनीकी की खोजकर्ता कौन है? टीपू सुल्तान है। रॉकेट संचालन पे फतुल मुजाहिदीन नामक सैन्य मैनुअल इन्होंने ही लिखा है। ठीक है। सामंतवाद के बजाय पूंजीवादी विकास को ये बढ़ावा देना चाहते थे। तो ये सामंतवाद के बजाय पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहते थे। और इसने एक नया मौलूदी चंद सौर कैलेंडर शुरू किया। तो नया सौर कैलेंडर इन्होंने ही शुरू किया था। किसने? टीपू सुल्तान ने। ठीक है। कारखानों को स्थापित करने के लिए एक राज्य वाणिज्यिक निगम की स्थापना की। सेना को यूरोपीय मॉडल पर संगठित किया इन्होंने। तो सेना को पहली बार यूरोपीय मॉडल पे किसने संगठित किया था? तो वो टीपू सुल्तान ने किया था। ठीक है। और सैनिकों के प्रशिक्षण हेतु फ्रांसीसी अधिकारियों की इन्होंने मदद भी ली थी। तो सैनिकों के प्रशिक्षण हेतु सॉरी, तो किसकी मदद ली थी? फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली थी। फिर देखिए यहाँ पे थर्ड मैसूर वॉर के बाद चतुर्थ मैसूर वॉर होता है। आंग्ल मैसूर वॉर 1799 में। इस समय मराठा निजाम तथा अंग्रेज सेनाएं एक साथ थी। कौन कौन एक साथ था? मराठा निजाम और अंग्रेज सेनाएं एक साथ थी। 1799 में अंग्रेजों द्वारा श्रीरंगपट्टनम पे कब्जा कर लिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली उस टाइम अंग्रेज गवर्नर थे। वही सेनापति ऑर्थर वेलेस्ली, रिस और स्टुअर्ट भी थे वहां पे, मतलब उस टाइम में इंडिया में। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए मारा गया और युद्ध के बाद वेलेस्ली को मार्क्सवीस की उपाधि मिली, मार्कवियर्स की उपाधि मिली। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1857 की क्रांति। ठीक है। तो 1857 की क्रांति कब होती है? 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत होती है। 11 मई को बहादुर शाह जफर को विद्रोही ने भारत का नेता घोषित किया। विद्रोहियों ने भारत का नेता घोषित कर दिया। तात्कालिक कारण क्या था? कारतूसों से गाय और सुअर की चर्बी नहीं, मतलब कारतूसों में जो गाय और सुअर की चर्बी थी उसको दांत से नहीं काटने के लिए, क्योंकि उनका धर्म जो है वो भंग हो जाता। हिंदू धर्म गाय के जो कारतूस गाय की चर्बी को वो गाय को पूजते हैं तो वो क्या करेंगे? मुंह से नहीं लगाएंगे। सुअर जो है वो मुस्लिम धर्म में। तो दोनों से क्या हुआ? तात्कालिक कारण निकला कि 1857 की क्रांति के ये तात्कालिक कारण थे। ऐसे कारण तो बहुत थे। ठीक है। जब मेंस में हम लोग पढ़ते हैं तो उसको डिटेल में देखते हैं। ठीक।
8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। ये भी बहुत बड़ा कारण था इस समय, क्योंकि इन्होंने ही विद्रोह किया था कि हम नहीं दांत से काटेंगे चर्बी, गाय की चर्बी को हम कारतूस में लगा रहता था उसको नहीं काटेंगे। इस वजह से इनको क्या है, फांसी दे दी जाती है। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग रहते हैं और अंग्रेज प्रधानमंत्री पार्नस्टेन रहते हैं, लिबरल पार्टी के नेता रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है। विद्रोहियों में अंग्रेज के समर्थन करने वाले जो राज्य थे वो थे कौन कौन से? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, भोपाल के नवाब, जोधपुर के राजा, कश्मीर के महाराजा थे, और हैदराबाद के निजाम, सिख शासकों में पटियाला और नाथ। तो ये लोग जो थे ये क्या करते थे, ये समर्थन में थे। इसका 1857 की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ? तो 1857 की क्रांति का प्रभाव 1858 में भारत शासन अधिनियम पारित होने पर व्यापक बदलाव आया और ब्रिटिश कंपनी का स्थान ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया। जैसा कि हम लोग जब पढ़ रहे थे, कंपनी का स्थान किसने ले लिया? ब्रिटिश क्राउन ने। गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? वायसराय रख दिया। लॉर्ड केनिंग जो थे वो प्रथम वायसराय थे। ठीक। और यहाँ पे आता है भारत के राज्य सचिव का नया पद पील आयोग की सिफारिश पर सेना में बदलाव कर अंग्रेज सैनिकों एवं पदाधिकारियों में वृद्धि की गई। ठीक है, तो ये चीज है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वही पढ़े, एक नवीन कृषि नीति जारी की गई। लिंक्ड बटालियन योजना के जरिए यूरोपीय सेना को बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था दी गई और सबके लिए एक समान सुरक्षा बनाया गया। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाएगा, ये चीज यहाँ पे दिया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स में आता है इससे क्वेश्चन। 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र। दिल्ली का क्या केंद्र था? मतलब दिल्ली के जो दिल्ली जो केंद्र था, इसके नायक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे, बख्त खां। सैन्य नेतृत्व कर रहे थे और ब्रिटिश नेतृत्व कर रहे थे निकलसन और हडसन। तो ये निकलसन एवं हडसन जो है ब्रिटिश नेतृत्व कर रहे थे और भारतीय नेतृत्व में बहादुर शाह जफर, बख्श और बख्त खां। कानपुर से नाना साहेब थे, तात्या टोपे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी और झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। यूरोज जिसमें ब्रिटिश नेतृत्व में थे। ठीक है, तो ये चीज याद कर लीजिएगा। इलाहाबाद में से लियाकत अली थे, कर्नल नील जो थे वो अंग्रेज की तरफ से थे, जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह, और यहाँ पे थे विंसेंट आयर और विलियम टेलर। ठीक है, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फतेहपुर से अजीमुल्ला, ये लोग थे। ठीक है, तो ये चीज है, ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1857 के विद्रोह पर लिखी गई प्रमुख कविताएं जो हैं वो ये याद कर लीजिए। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वीडी सावरकर ने लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 1857 किसने लिखी है? तो ये सुरेंद्र नाथ सेन ने लिखी है। द स्पॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 आरसी मजुमदार ने लिखा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। असबाब ए बगावत अ हिंद किसने लिखा है? तो ये सैयद अहमद खान ने लिखी है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कल मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।